हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। जो नए हैं सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। नई अपडेट आने पर, कोई भी सूचना आने पर आपको ज़रूर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी बेल आइकन के थ्रू। तो फ्रेंड्स, सभी प्रकार के फॉर्म, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आज का जो ये वीडियो है मेरा फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग वाले हैं, बेसिक भी सब लोग पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन है जिससे आपके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपकी एक तरीके से मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर, कि आपने स्टडी में अभी तक कितना पढ़ लिया है, किस तरीके से आपकी स्टडी चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप अपना पता कर सकते हैं कि आपकी स्किल कहाँ तक पहुँच गई है, आप कहाँ तक अपनी आगे तक जो स्टडी कर रहे हैं वो अपनी कहाँ तक आपने पढ़ ली है, किस तरीके से पढ़ रखा है। अगर आप मुझसे पहले इन क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो आई होप आपका ज़रूर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम 1 महीने के बाद होने वाला है। ठीक है, और उसके पहले आपको सभी प्रकार के अपने क्वेश्चंस को रेडी रखना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको रेडी रखना है। और कोशिश कीजिए कि आपको मेन चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि सब चीज़ अगर फोकस करने लग जाओगे ना तो इतने जल्दी मैनेज नहीं हो पाएगा। 1 महीना हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि पढ़ने वालों के लिए तो देखिए 1 महीना काफ़ी होता है, क्योंकि स्टडी एक दिन का काम नहीं होता है फ्रेंड। स्टडी को थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो समय ज़ाया ना करते हुए चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द ब्लो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ की बात चल रही है फ्रेंड्स। सभी को पता है कि ग्रोथ में इंक्रीजमेंट इन मास एंड इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि ग्रोथ का जो इंडिकेटर है, मीन्स मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझाने जा रही हूँ। ठीक है, ग्रोथ का जो एक तरीके से मान लीजिए इंडिकेटर है कि क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमको सही ऑप्शन मिल जाए, तो ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ सही होगा। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, दिखाई पड़ती है जब ग्रोथ होती है किसी भी करेक्टर में। ठीक है, तो ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इंक्रीजमेंट इन मास, इंक्रीजमेंट इन नंबर, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ लिविंग से। तो सभी की स्टडी आई होप अच्छी चल रही हो। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टू ऑफ द करेक्टर गिवन पॉइंट्स आर नोन एज ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर ट्वाइन करेक्टर ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में आपके क्या क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा फ्रेंड, वो ऑप्शन आपके होंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही क्यों होगा, क्योंकि इंक्रीजमेंट इन बॉडी मास बाय सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल डिवीज़न के थ्रू होता है फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी मास बाय सेल डिवीज़न एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होंगी, जो कि कंसीडर करती हैं कि ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से आप चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग से वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए, इन प्लांट्स ग्रोथ अकर, यहाँ स्लैश दिया हुआ है, वेयर एज इन एनिमल इट्स अकर, स्लैश दिया हुआ है। ठीक है, इन प्लांट ग्रोथ अकर, यहाँ आपको क्या फिलअप ऐसा करना है जो आपका यहाँ सही हो जाए ऑप्शन। तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ओनली अप टू ए सर्टन एज कंटिन्यूसली। ठीक है, पहला तो ये कह रहा है कंटिन्यूसली ओनली अप टू ए सर्टन एज। देखिए, कंटिन्यूसली होती है बट एक सर्टन एज तक ही होती है। ठीक है, पहला ये कह रहा है। आपको यहाँ पर मैच करना है कि इन प्लांट्स ग्रोथ अकर कंटिन्यूसली, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है बट एक समय तक ही होती है, एक एज तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, और एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन बी को यहाँ सही कर लेंगे। बिकॉज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
इंक्रीज इट मास बाय सेल डिवीज़न, ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जो मास का जो डिवीज़न करते हैं ना, इंक्रीजमेंट ऑफ मास का इंक्रीज इट मास बाय द सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न के थ्रू ही इनमें जो होता है ऑर्गेनिज्म में इंक्रीजमेंट आते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ एज दे हैव मेरिस्मेटिक एरिया, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। सभी को समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखना। अब यहाँ पे मैंने एक नाम लिया था मैरिस्मेटिक, ठीक है, मैरिस्मेटिक, एक मिनट में इंडिकेट करती हूँ आपको, तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। मैरिस्मेटिक, ये वर्ड आपने सुना होगा, इसका क्या मतलब है? ये मैरिस्मेटिक एरिया, ठीक है। मैरिस्मेटिक एरिया का क्या मतलब है? आप मुझे, जिसको भी आता है, जो अपनी लैंग्वेज में समझता है, जिसने पढ़ रखा है, वो मुझे कमेंट में बताएं मैरिस्मेटिक एरिया क्या होता है, कहाँ होता है और क्या इसका फंक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैरिस्मेटिक एरिया में आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूसली, ठीक है, मैरिस्मेटिक एरिया में कंटिन्यूसली सेल का डिवीज़न होता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, सेल का डिवीज़न होता रहता है कंटिन्यूसली, ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये ओनली प्लांट्स में होता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ एज दे हैव मैरिस्मेटिक एरिया वेयर सेल डिवीज़न आकर कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में ग्रोथ अगर अप टू सर्टेन एज, ठीक है, एक सर्टेन एज तक ही उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी का बर्थ अभी हुआ है, किसी का जन्म हुआ है अभी, ठीक है, वो 0 एज से लेकर के 100 जितना भी वो अपनी लाइफ जी रहा है, तो वहाँ पर क्या उसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक सर्टेन एज तक ही होगी ना, इसके बाद नहीं होगी, क्योंकि उसकी भी एक टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेथ हो जाती है, मर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लांट में क्या बोलते हैं कि एक सर्टेन एज तक ही सेल डिवीज़न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ मैचिंग दी गई है, पूछा गया किस तरीके का रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लानेरिया की बात करें तो प्लानेरिया में क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन, ठीक है, ट्रू रीजनरेशन। फंजाई की बात की जाए, फंजाई में एक सेक्सुअल स्पोर होता है। ईस्ट का आप सभी को पता है, बहुत ही ईजी है। ईस्ट में काफ़ी लोग बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है, कि ईस्ट में क्या होगा, बाइनरी होगा कि बडिंग होगा, क्या होगा। लेकिन देखिए ईस्ट में हमेशा याद रखिएगा बडिंग ही होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर फंजाई में कन्फ्यूज़न मत रखना, फंजाई में हमें आई होप ये 4 वाला सभी को समझ में आया हो, ठीक है। 4 वाले में सिर्फ सिंपल सा एक वो है कि लाइफ को कंटिन्यूसली रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है? नथिंग लाइफ फॉर एवर, ठीक है, नथिंग लाइफ फॉर एवर मतलब कोई भी कुछ भी हो, एवरीथिंग आप मान सकते हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता, उसको रखने के लिए या फिर उसकी नई जनरेशन के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। 5th वाला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की बात आती है तो सभी को सबसे पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें फ्रेगमेंट करती हैं, कौन कौन सी बाइनरी फ्यूजन में आती हैं, कौन कौन सी उसमें बडिंग में आती हैं। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको बहुत ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको और सेक्सुअल दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन की बात की जाए तो फंजाई, ठीक है, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, ठीक है, ये आप याद रखना। ये थोड़े से नाम डिफ़िकल्ट हैं, बोलने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप अगर रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन ऐसा है इनमें जो रिप्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पर ऑल ऑफ हैं, क्योंकि देखिए मॉल, वर्कर बी,
इनफर्टाइल ह्यूमन एंड फीमेल। इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल का एग्जांपल तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, आप आई होप सभी को पता ही है कि इनफर्टिलिटी जिसमें होगी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मोल की बात करें तो मोल इज़ ए हाइब्रिड, ठीक है, मोल इज़ ए हाइब्रिड ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता हो कि मॉल होता क्या है, इसका मॉल पढ़ लीजिए या फिर मॉल पढ़ लीजिए, एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन स्पेलिंग आप याद रखिएगा। ए मॉल इज़ ए हाइब्रिड, ठीक है, मेल डोंकी का और फीमेल डोंकी का, ठीक है। इसको आप याद रखना बाय स्पेलिंग, ठीक है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अलग है तो नॉट प्रॉब्लम, लेकिन स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर देखिए वर्कर बीज की बात करें तो आप सभी ने कहानियों में भी सुना होगा, ठीक है, कहानियाँ भी इसके ऊपर हैं। वर्कर बी जो होती हैं वे ओनली शहद बनाने के लिए होती हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। ओनली एक क्वीन फीमेल होती है जो कि फर्टाइल करती है, और वही क्वीन फीमेल के सारे बच्चे होते हैं जो कि वर्कर्स भी उनकी देखभाल करती हैं, उनको पालन पोषण करती है, जो भी XYZ जो होता है वो, ठीक है। वर्कर्स की बात जो हो रही है यहाँ पर देखिए, वर्कर जो है वो फीमेल्स ही होती हैं लेकिन वो फर्टाइल नहीं होती हैं, ठीक है, इनफर्टाइल बोल सकते हैं उनको एक तरीके से बोला जाए तो। वो सिर्फ अपना काम देखने के लिए होती है, काम इधर उधर का जो उन लोगों का शहद बनाना होता है वही सब इन लोगों का काम होता है, रिप्रोड्यूस वाला इनका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको। ये स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। Statement 1, reproduction cannot be considered as defining property of living organism. Statement 2, there are many living organisms which does not reproduce, mole, worker bee, etc. देखिए अभी आपने रिसेंट में पढ़ाई था, ठीक है, मैंने अभी बिल्कुल अभी पीछे ही क्वेश्चन में समझाया था वर्कर बी और मॉल क्या होते हैं, क्या इनका काम होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, सिमिलर काइंड वाला न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना जो कि उन्हीं की तरह दिखता है। तो स्टेटमेंट दोनों सही होंगे, ठीक है, बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर पूछा है, देखिए फ्रेंड्स कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू बी मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। consequences and response to external stimuli is the defining property of living organism। देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट होंगे, बट क्यों, ये सवाल तो होगा, सभी को समझ में नहीं आई होंगी ये चीज़, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है फ्रेंड्स, बस आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं समझाती जाऊँगी और सबको समझ में आएगा, ठीक है। डोंट वरी, बिल्कुल हाइपर नहीं होना है और आराम से अपनी स्टडी करते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। जो प्राइमेटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं ना वो एडवांस भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। मींस यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, आसपास का क्या चल रहा है, क्या माहौल है, तो वो उसको क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं, ठीक है। उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सेंस कर ली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक की बात करें तो उनका सेंस का जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो कि अच्छी तरीके से समझ लेते हैं बाई आई, ईयर, नोज़, ठीक है। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, प्लांट में कोई सेंस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के सेंस होते हैं, ठीक है, हम लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइन करेक्टर ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल यार सही बात है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यही था, ठीक है। तो सेकंड पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी आइसोलेट सेल फ्री सिस्टम, ठीक है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, यहाँ पर ये सभी करेक्ट हैं। ठीक, अब ना नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th वाले पर। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सपेक्शनली A living organism is unexceptionally, ठीक है, डिफरेंशिएट फ्रॉम द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि नॉन लिविंग का जो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, नॉन लिविंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला रिप्रोडक्शन, देखिए नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ग्रोथ भी नहीं होती, मूवमेंट नहीं होता है, इंट्रैक्शन विद इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी नहीं होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ये सभी चीज़ें तो हैं जो कि सही है, बट यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखिए पूछना यहाँ पर ये चाह रहा है कि नॉन लिविंग का जो स्ट्रक्चर के थ्रू उससे पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर के आधार पर भी डिफरेंट किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस होगा, क्योंकि वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, ना सुनना ना कुछ भी नहीं, उनका कोई वो ही नहीं होता। अभी मैंने आपको ये रिसेंट में क्वेश्चन समझाया ना सुनना, ना सेंस करना, ठीक है, ना देखना, ये सब चीज़ें जो आती हैं रिस्पॉन्सिवनेस में आती हैं। ठीक है, इनका कोई जवाबदेही नहीं होता है, तो इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिवनेस में रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम अगर एक तरीके से डिफ़ाइन करें कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। ठीक है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पर सही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन हो। ठीक है, एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो एंड मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, काफ़ी नॉन लिविंग ऐसे होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, ठीक है, रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ग्रो भी करते हैं, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऑप्शन को हम पहले वाले को सही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन लिविंग बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से एक बार चेक कर लीजिए कि आपको ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट नेम ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लैटिन में ही दिया था, सभी को मालूम है। ठीक है, प्लांट वर गिव लैटिन नेम बिकॉज इट इज़ डेड लैंग्वेज। ठीक, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हालांकि ये एक प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन बायनोमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी डेवलप ड्यूरिंग द 18th century by C. Linus, the second word of an organism biological name represents। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, क्यों होगा, ऑप्शन ए स्पीसीज। ठीक है, बायोनॉमिकल सिस्टम में जो टेक्सोनॉमी था, ठीक है, द बायोनॉमिकल यहाँ पर एक जस्ट अ मिनट, बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, द सेकेंड वर्ड ऑफ द ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नेम जो लिया था उन्होंने वो स्पीसीज ही लिया था फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्पीसीज को हम सही करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इन इनकरेक्ट। तो यहाँ पर एक इनकरेक्ट है जो हमको बताना है कि वो क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। ठीक है, ऑप्शन बी पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीसीज। देखिए स्पीसीज को तो डिनोट किया ही था, सभी को पता है, अभी पीछे मैं रिसेंट में बता ही चुकी हूँ, लैटिन में ही लिया था, स्पीसीज ही उसको डिनोट किया था, तो ये दोनों तो सही हैं। ठीक है, बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हार्ड रिटन इज सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन द इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन और ओरिजिन। ठीक है, तो शब्द के पीछे भी वही बात है, अभी भी यहीं पे लैटिन में ही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है बचाइए, तो यही इनकरेक्ट होगा, तो इसको हम टिक कर लेते हैं।
फ्रेंड्स आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा है, तो मैं देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं पहले खुद पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने आई और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कि ये टिक मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं खुद से उस पर सर्च करती हूँ, खुद देखती हूँ कि आंसर सही है या गलत है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी प्रैक्टिस करनी होती है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़े। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटानिकल जूलॉजिकल नेम। ठीक है, बोटानिकल और जूलॉजिकल नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो उसका यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो दे आर बायोलॉजिकल, दे आर यूनिवर्सल, दे आर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑल ऑफ दिस को सिलेक्ट करेंगे। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं दीजिए। ये ऐसा कुछ क्वेश्चंस वैसे आते नहीं हैं, बट आपको पढ़ना चाहिए, आगे चल के आपके काम आ सकता है, क्या पता इस तरीके का क्वेश्चन आ भी जाए। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। 24 को देख लेते हैं। ठीक है, द स्पेसिफिक नेम ऑफ बानयान इज़ रिटन एज फाइकस बेंगालिनिस। ठीक है, एल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर एल सिग्निफाई द टेक्सोनॉमिस लीनस। ठीक है, यहाँ पर ये सही होगा। ये तो नेम्स हैं फ्रेंड्स, आपको ये सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, कब किसने कौन सी स्टेटमेंट दी थी, क्या बताया था। तो ये आप खुद से पढ़िएगा तो और ज़्यादा अच्छे से रहेगा समझ में। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद में आप खुद से स्टडी करते जाइए। काफ़ी अच्छा आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी बच्चे जो है कन्फ्यूज़न में रहते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तो कहती हूँ कि आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस की भरमार होगी। जो आपने ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक, तो 25 देख लेते हैं। द थर्ड नेम इज़ ट्राइनोमिकल नॉमेनक्लेचर इज़ सब स्पीस को, जस्ट अ सेकेंड, सब स्पीस को हम करेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मैनी एडवांटेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल ऑफ द बायोलॉजिकल करेक्टर। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल करेक्टर का क्या गोल नहीं है। द टू डेपिस, एक मिनट, द टू डेपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम सही करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। 27 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। ठीक है, द स्टडी ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा, टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड द लैटिन साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ग्रुप प्लांट इन वर्ल्ड। तो ये सभी ऑप्शंस को हम सही करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार रिपीट कर लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 28 में हम चलेंगे। 28 का क्या यहाँ पर कह रहा है, स्पीसीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइड ए बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको बताना है, तो वो कैरोलियस लाइनस। ठीक है, आप इसको सही करेंगे। कैरोलियस लाइनस, कैरोलियस लाइनस बीइंग टू बी स्वीडन, ऑप्शन सी। आई होप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या फिर नहीं। अगर आपका रिस्पांस रहा जिसके वोटिंग ज़्यादा होगी, तो मैं आपको क्वेश्चंस को ज़रूर लेकर के आऊँगी इस टाइप के। तो वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी न्यूज़ अपडेट आएगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर अपडेट आता हुआ नज़र आएगा, तो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, स्टडी अच्छे से करिए, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए सब लोग अपना।